हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भुवनेश भारत और आज मैं आपके बीच एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पहले पूछा जा चुका है नेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये दिसंबर 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। इससे पहले दोस्तों मैंने डिस्कस किया एक और क्वेश्चन जिसमें हम सप्तांग सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कौटिल्य के। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन दिसंबर 2015 में आया था। आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स मैंने डिस्कस किए वो सारे आप एक ही वीडियो में आप देखने के बाद आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आई होप। आज हम बात करेंगे प्लेटोज कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न आया था 2015 में कि प्लेटो का जो कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी है, ये कॉन्सेप्ट जो प्लेटो ने कहाँ से लिया था, किस एक्सपीरियंस पे लिया था। तो ये था स्पार्टन एक्सपीरियंस। स्पार्टन एक्सपीरियंस, अब इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे भी कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी था। एक्चुअली वहाँ पे क्या होता था, सिटीजन्स को किसी भी तरह से उनके कुछ जो ट्रेड में इंगेज होने के लिए उनको वहाँ पे मनी या प्रिविलेजेस का इस्तेमाल करने से उनको डिनाई कर दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी, ये प्लेटो ने यहाँ पे ये सिद्धांत, क्या कुछ था इस सिद्धांत में, हम आगे अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बात याद रखिए कि इसको स्पार्टन एक्सपीरियंस से लिया गया था। इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस चीज़ को अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले कुछ उसकी जो फिलोसफिकल अप्रोच थी प्लेटो की, हम थोड़ा सा उसको समझते हैं। देखिए, प्लेटो कहते हैं आत्मा के 3 गुण हैं, विवेक, साहस और तृष्णा, मतलब रीजन, करेज एंड एपेटाइट। ये तीनों जो है समाज के 3 वर्गों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हालांकि उन्होंने समाज और राज्य में कोई भेद नहीं किया हुआ है, इसलिए समाज के उन्होंने 3 वर्ग माने हैं। जैसे शासक होता है, शासन जो, ठीक है, दार्शनिक राजा, दूसरा वर्ग होता है सैनिक और तीसरा वर्ग होता है उत्पादक वर्ग। ठीक है, अब ये जो 3 आत्मा के गुण हैं हमारे अंदर, ये तीनों जो है इन तीनों वर्गों को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, देखिए, विवेक से क्या, विवेक किसके पास है, शासक, जो भी शासक होगा वो कहीं ना कहीं विवेक का स्वामी होगा। और जो साहस है, साहस किसके पास होता है, सैनिकों के पास। सैनिक जो है साहस होता है सैनिक के पास, क्योंकि वो आपके राज्य की कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, राज्य के लिए मर मिट सकता है वो, और आप डिफेंस करता है। नंबर 3 है एपिटाइट या तृष्णा। ठीक है, ये है उत्पादक वर्ग, जो भी उत्पादक वर्ग है जो उत्पादन करता है। ठीक है, तो उसको जो बॉडी की हमारी जो एपिटाइट है, तृष्णा है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, समाज के उत्पादक वर्ग को। ठीक है, जब इन तीनों में जब सामंजस्य पैदा हो जाता तो एक चौथा गुण निकलता है, वो है न्याय। तीनों वर्ग, जैसे शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, जब ये तीनों जो है कहीं ना कहीं सामंजस्य के साथ चलते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं, तो एक चौथा गुण डेवलप होता है, उसको कहते हैं न्याय। तो कहीं ना कहीं प्लेटो का जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, न्याय का कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि जो समाज के ये जो 3 वर्ग हैं, इन तीनों वर्गों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम करना ही न्याय कहलाता है। मतलब एक दूसरे के कार्यों में उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, कोई भी एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं है। जैसे अगर कोई दर्जी है तो वो सिर्फ दर्जी का ही काम कर रहा है, ठीक है, और कोई मिस्त्री तो मिस्त्री का ही काम कर रहा है। अगर दर्जी जो है मिस्त्री बनने चल पड़े या मिस्त्री के काम में इंटरफेरेंस करे तो कहीं ना कहीं न्याय नहीं है। लेकिन जो भी अगर वो लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सिर्फ अपना अपना ही काम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं न्याय की वहाँ पे स्थापना हो जाती है। तो ये प्लेटो का मानना था। इसी चीज़ को उसने फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का नाम भी दिया है, कार्य विशेषीकरण, कि जो जिस काम में विशेष है उसको सिर्फ वही काम करना चाहिए, तभी न्याय की स्थापना हो सकती है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि प्लेटो ने ये कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी का सिद्धांत ही क्यों दिया। जब ये सब तीनों जो वर्ग हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, न्याय आ रहा है, तो फिर क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो देखिए क्या हुआ कि ये तो जस्ट उन्होंने कंडीशन रखी कि जब इस तरह से तीनों वर्गों में जब एक दूसरे के प्रति सामंजस्य होगा तभी न्याय आएगा। लेकिन न्याय की स्थापना करने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वो 2 चीज़ें थी, एक तो एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए और दूसरा था प्लेटोज कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए, पहली बात ये आती है कि प्लेटो ने ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया कम्युनिज्म एंड वाइब्स ऑफ प्रॉपर्टी का। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ये कहते हैं कि देयर इज़ अ क्लैश ऑफ आइडियाज़ एंड इंटरेस्ट बिटवीन रीजन एंड एपेटाइट। ये जो 2 क्लासेस हैं, ठीक है, एक तो रीजन जो गार्डियन क्लास के पास है, ठीक है, जो विवेक का स्वामी है, ठीक है, जो फिलोसफर किंग है या शासक है आपके, और दूसरे एपिटाइट,
एपिटाइट मीन्स उत्पादक वर्ग। इन दोनों की जो इच्छाएं हैं, कहीं ना कहीं जो गार्डियन है, जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारा नाम है, वो और ज़्यादा उस चीज़ के लिए एफर्ट करते हैं कि इनके पास और धन आ जाए। मतलब ये जो रूलर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने लग पड़ते हैं, एक दूसरे के साथ फाइनेंशियल कंपटीशन की हमारे पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लेकिन जो नीचे आपका जो उत्पादक वर्ग आता है, वो भी कहीं ना कहीं यही कोशिश कर रहा है कि वो भी उस हद तक पहुँचे या उस लेवल तक पहुँचे जहाँ पे उनके पास बहुत सारा धन हो, बहुत सारा पैसा हो। इससे क्या होगा, उनके इंटरेस्ट में क्लैश आ जाएगा। क्लैश आ जाएगा तो मतलब जो एक तो जो रूलिंग क्लास है, जो एक तो देखिए आप एपिटाइट क्लास भी अपनी ड्यूटीज़ की तरफ पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाएगी, जैसे जस्टिस की स्थापना नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो एक काम की जगह 10-10 कामों में वो हाथ पांव मारने लग पड़ेंगे। ऊपर से रूलर्स क्या करेंगे, वो भी सिर्फ अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ही काम करेंगे, जबकि उनका काम क्या था, समाज में व्यवस्था बनाए रखना और लोगों के लिए शासन करना। लेकिन वो सोशल और पीपल्स के वेलफेयर की तरफ ध्यान ना देकर वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में ही सोचेंगे, जिससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, लोगों के प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल के सिर्फ अपने लिए ही काम करेंगे, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ही काम करेंगे। इसलिए प्लेटो कहते हैं देयर शुड बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी टू रूलर एंड सोल्जर। जो देखिए समाज के जो दो वर्ग है, जिसमें आपके जो गार्डियन क्लासेस है जैसे रूलर्स और सोल्जर, इन दोनों क्लासेस को जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का इसमें कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। क्यों? देखिए, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर रखते हैं जो सोल्जर क्लास है या जो रूलर क्लास है, ठीक है, अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट में आएंगे, अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने में लगेंगे, तो उनकी जो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, जो समाज के प्रति जो उनके उत्तरदायित्व बनते हैं, वो उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिससे क्या होगा, समाज में डिसऑर्डर, ठीक है, अव्यवस्था फैल जाएगी, ठीक है, करप्शन फैल जाएगा और लोगों की समस्याओं की तरफ कोई भी ध्यान देने वाला नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए प्लेटो ये उपाय बताते हैं कि जो गार्डियन क्लास है, जिसमें रूलर्स और सोल्जर है, इन दोनों वर्गों को जो है किसी भी प्रकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी या निजी संपत्ति रखने का कोई भी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है नो फैमिली ऑफ रूलर एंड सोल्जर। तो देखिए, इसमें इन्होंने सिर्फ प्रॉपर्टी की ही बात नहीं की है, बल्कि ये फैमिली को रखने के लिए भी मना करते हैं कि उनकी कोई फैमिली भी नहीं होनी चाहिए। इसका कारण क्या है? क्योंकि प्लेटो का मानना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली, ये दोनों इंस्टिंक्ट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मनुष्य को कम्युनिटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्ट्रैक्ट करने का काम करती हैं। कहीं ना कहीं इन दोनों वर्गों को जो है भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए प्लेटो ने एक विशेष जीवन पद्धति की व्यवस्था की है, जिसे ही संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद कहा जाता है। अब सवाल ये उठेगा, क्या संरक्षक वर्ग जो रूलर्स हैं और जो सेना है, क्या वो अपने पास कुछ भी नहीं रखेंगे? देखिए, इसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि नहीं, वो अपने दैनिक जीवन के प्रयोग के लिए जीवन में प्रयोग की जाने वाली जो न्यूनतम वस्तुएं होती वो अपने पास रख सकते हैं। इस वर्ग के सदस्यों के लिए निजी परिवार नहीं होंगे, ना ही संपत्ति होगी। इनका परिवार जो है संपत्ति सब कुछ साझा, परिवार या संपत्ति जो वो सब कुछ एक तरफ से साझा होगा, मिला जुला रूप होगा सबका। ठीक है, वो सब मिलजुल कर रहेंगे, भोजन करेंगे, साथ साथ रहेंगे। इन्हें मतलब सांसारिक वस्तुएं जैसे कि सोना चांदी, वैभव और संपदा की लालसा से ऊपर उठकर जो है सर्वथा निर्लिप्त जीवन जो है उनको बिताना। इन दो क्लासेस के जो बच्चे होंगे या इनकी जो स्त्रियां होंगी, ठीक है, वो जो है कहीं ना कहीं वो मिला जुला रूप होगा, सार्वजनिक होंगी। किसी भी राजा को या किसी भी बच्चे को ये नहीं बताया जाएगा कि उनके माँ बाप कौन है, किसी भी माँ बाप को ये नहीं बताया जाएगा कि उनका बच्चा कौन है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये माना गया कि इसमें सारे जितने भी जो रूलर्स होंगे, जितने भी सोल्जर होंगे, वही सभी बच्चों के माँ बाप होंगे, और जितने भी सारे बच्चे होंगे, बालक होंगे, बालिकाएं होंगी, वो सारे उनके बच्चे होंगे। इससे क्या होगा, उनके मन में जो है किसी भी एक के प्रति जो लगाव नहीं आएगा, ठीक है, कोई मोह नहीं आएगा। मतलब वो सारे उनके इक्वली, सारे बराबर उनके बच्चे माने जाएंगे। क्योंकि अगर एपेटाइट क्लास और गार्डियन क्लास, अगर ये दोनों जो है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के कंपटीशन में आ जाएंगे, तो देयर विल बी अ ग्रेट इकोनॉमिक डिफरेंसेस ऑफ बोथ क्लासेस। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंडीशन जो है सामने आ जाएगी, जिसका कोई भी समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर चाहते हैं कि जो गार्डियन क्लास है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाए सोसाइटी के प्रति, तो उसका सिर्फ एकमात्र तरीका ये है, एकमात्र रास्ता ये है कि ऐसा कुछ भी मत छोड़िए जिसको वो अपना कह सकें कि हाँ, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हमारी, ये पर्टिकुलर फैमिली हमारी है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ भी इंस्टिंक्ट उनके पास बचना नहीं चाहिए। तभी समाज में जो है ऑर्डर आएगा, तभी समाज में जो है करप्शन कम होगा।
अगर हम कहें कि मेन पर्पस क्या था प्लेटो का इस चीज़ के प्रति, ठीक है, कि वो क्यों ऐसी व्यवस्था लाना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो जो है एक ग्रेटर यूनिटी, कहीं ना कहीं एक जो इंस्टिंक्ट, जो यूनिटी का जो इंस्टिंक्ट था उसको कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश करना चाहते थे। अब ये जो कॉन्सेप्ट था उनका कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, ये सिर्फ दो वर्गों पर, जो गार्डियन क्लासेस थी जैसे रूलर और सोल्जर्स, ये सिर्फ इन्हीं दो वर्गों पर एप्लीकेबल था। ये तीसरा जो संरक्षक, जो तीसरा जो उत्पादक वर्ग था उस उन पे नहीं था। लेकिन हालांकि प्लेटो उनके लिए भी ये कहते हैं कि उनका भी जो फैमिली और प्रॉपर्टी जो उनकी होगी वो भी अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविज़न होगी, ठीक है, वो भी देखा जाएगा कहीं वो ज़्यादा ही अमीर ना हो जाए या ज़्यादा ही गरीब ना हो जाए। तो इस चीज़ की भी निगरानी, जो थर्ड जो वर्ग है आपका, जो संरक्षक वर्ग है, उसके ऊपर जो ये निगरानी भी रखी जाएगी। जबकि गार्डियन और सोल्जर्स को सिर्फ इतना प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे उनका गुजारा हो सके, ठीक है, ना उनके पास कोई लैंड होगी, ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई सोना चांदी, जो भी संसारिक वैभव की चीज़ें वो सारी उनसे ले ली जाएंगी। उनको किसी भी तरह का कोई सुख सुविधा इस तरह की ये नहीं दी जाएगी जिससे वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागें। तो प्रॉपर्टी के साथ साथ वो फैमिली की भी, हमने देखा कि वो फैमिली की भी कहीं ना कहीं कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं कि कि वो अपने पास फैमिली भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि देखिए वो उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं फैमिली ही एक मेन रीज़न होता है जिससे जो इंसान के अंदर तेरे मेरे की भावना जो है विकसित होती है, डेवलप होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो लोगों में जो कहीं ना कहीं एक जो सेंस ऑफ कोऑपरेशन होता है, ठीक है, वो जो है नहीं रहता है। तो इस तरह की एक विचित्र परिकल्पना जैसे हम देखते हैं कि प्लेटो अपने थॉट में, अपनी फ़िलॉसफ़ी में देते हैं, उनके इस तरह के विचारों को लेकर मैक्सी ने उनको एक पहला कल्पना लो किया। ये जो थिंकर भी कहा है मैक्सी ने, उनको पहला कल्पना लो। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए, मैक्सी ने जो है पहली बार जो है प्लेटो को जो है पहला कल्पना लो किया थिंकर कहा है, ठीक है, कल्पना लो के विचारक कहा है, जो शायद अपने आइडल स्टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा कल्पनाएँ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उनकी आइडल स्टेट, जो आदर्श राज्य था, उसके लिए वो ये सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के पर्पज़ से, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसको आप इस वीडियो से देखें ताकि आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो को बार बार देखिए आप, ठीक है, फिर एक बार आप बुक से भी पढ़ लीजिए ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो आप जो है, जो भी सजेशन है आपके, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली स्कीम कैसी लग रही है। तो इसके बाद मैं फिर से एक नया क्वेश्चन और लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।